नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली हिमाचल। स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है और कहीं ना कहीं जो दुग्ध उत्पादन है वो कृषि से ही जुड़ा हुआ है। और अगर विश्व भर की बात की जाए तो भारत का विश्व भर में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। यानी कि भारत जो है पूरे विश्व भर में दुग्ध उत्पादन में 23% जो है अपना योगदान देता है। ऐसे में अगर बात की जाए कमर्शियल डेयरी फार्मिंग की, तो कहीं ना कहीं ये भारत की पूरी आर्थिकी से जुड़ी है, जो कि स्वरोजगार से लेकर किस तरह से किसानों को और आर्थिक स्तर पर ऊंचा उठाया जा सके, इस पे सहायक है। तो आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम बातचीत करने जा रहे हैं। हमारा विषय है कमर्शियल डेयरी फार्मिंग और इस विषय से संबंधित जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर दिवेश ठाकुर जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। और डॉक्टर दिवेश जी पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान केंद्र महाविद्यालय पालमपुर में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी। सर, आज हमारा विषय है कमर्शियल डेयरी फार्मिंग यानी व्यावसायिक दुग्ध कृषि। तो इससे संबंधित सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, कमर्शियल डेयरी फार्मिंग क्या है? जी, देखिए, कमर्शियल डेयरी फार्मिंग को मैं शुरू करूंगा हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। जी। अगर हम सांख्यिकी सर्वे 2018 हिमाचल सरकार का देखें, वो ये कहता है कि हिमाचल प्रदेश के 14,83,000 घरों में से 52% से अधिक घरों में पशुधन या डेयरी पशु रखे जाते हैं। जी। लेकिन उसमें से हम अगर देखें कि कितने की घर हमारे कमर्शियल तौर पर, एक व्यवसाय के तौर पर देख रहे हैं, वो एक प्रश्न या एक विचार योग्य बात है। जी। दूसरी चीज़, हमारे कितने ही नए युवक युवतियां कमर्शियल डेयरी फार्मिंग को सोच रहे हैं एज अ व्यवसाय के तौर पर। जी। तो जब हम डेयरी को केवल सब्सिस्टेंस के बजाय उसको एक व्यवसाय के तौर पर देखते हैं, तो वो हमारा कमर्शियल डेयरी फार्मिंग बन जाता है। जी, जैसा कि आपने बताया कि कमर्शियल डेयरी फार्मिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसके क्या घटक रहते हैं, इस पर कृपया प्रकाश डालिए। जी, तो इसमें हमें देखना है कि कमर्शियल डेयरी फार्मिंग की जब हम बात कर रहे हैं, जी, तो ये बात हमारी शुरू होगी मार्केटिंग से। उदाहरण मैं आपको छोटा सा दूंगा। रिलायंस ने अगर हिमाचल में या हमारे शिमला में अपना कोई आउटलेट खोलना है, तो पहले वो मार्केटिंग के बारे में सर्वे करता है। जी। कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में भी हमें मार्केटिंग हमारा मेन बिंदु बन जाता है, प्रोडक्शन के बजाय। एक घटक हमारा वो है। दूसरी चीज़ है, हमें विशेषज्ञों से सलाह हमें लेनी है, और ग्राम स्तर पर हमारे पास जो पशु चिकित्सक है वो एक अच्छा विकल्प है। इसके अलावा हम कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय, उनसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रगतिशील जो हमारे पशुपालक हैं उनके बारे में जानें, उनके फार्म का दौरा करें या यूट्यूब पे जानकारी ले सकते हैं। और चौथी चीज़ जो मैंने शुरू में भी कही, आपको मार्केटिंग से जुड़ी है, उसका वित्तीय प्रबंधन। ये सारी चीज़ें हमारे कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में आती हैं। जी, जैसे कि आपने कहा कि इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हैं। जी। तो सबसे पहले बात आती है एक बिजनेस प्लान की, डेयरी बिजनेस प्लान की। तो ये कितना ज़रूरी है कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में? जी, देखिए, जैसे हम कोई नई बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग तैयार करते हैं, जी, तो उसमें पहले उसका खाका, मैप तैयार किया जाता है। उस मैप में ये देखा जाता है कि वो बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें होंगी, कितनी खिड़कियाँ होंगी, उसमें कितना सामान लगेगा, कितना खर्चा आएगा। ये भी देखेंगे कि वो बिल्डिंग उस एरिया में टिक सकती है कि नहीं टिक सकती है। उसी तरह से डेयरी फार्मिंग में भी डेयरी बिजनेस प्लान कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको बताएगा कि जब आप डेयरी को एक व्यवसाय के तौर पर कर रहे हो तो कितना खर्चा आने वाला है, कौन कौन से घटक रहने वाले हैं। आप जब शुरू कर दिया आपने, आपके पास वो डिज़ाइन है, उससे आप देख सकते हो कि किस दिशा में आप जा रहे हो। आपको बैंक से लोन लेना है, आपको स्टार्टअप में ग्रांट लेनी है, तो उसके लिए डेयरी बिजनेस प्लान बहुत ज़रूरी है। जी, यानी किसान जो है प्रारंभिक तौर पे पहले वो एक प्लानिंग करें, उसके बाद इस पे अपना स्टेप इन जी, करें। बिल्कुल। जी, अब बात करते हैं कि कितनी जो लागत है एक कमर्शियल डेयरी फार्मिंग को अपलिफ्ट करने के लिए आती है, और कितना खर्च इसमें रहता है? जी, देखिए, जब हम बिज़नेस प्लान की बात कर रहे हैं, तो बिज़नेस प्लान में एक हमारा मुख्य घटक है हमारा लागत का, वित्तीय भाग। और मोटा मैं बात करूं लागत की, तो लागत को हम बोलते हैं कि एक हमारी रहती है स्थायी लागत
जी और एक रहती है हमारी अस्थायी लागत डेयरी फार्मिंग के परिप्रेक्ष्य में। जी स्थायी लागत में हमारा क्या होगा, जो लागत आपकी दूध उत्पादन के हिसाब से वेरी नहीं करेगी, बदलेगी नहीं। आपकी गाय 5 लीटर दूध दे रही है या आपका फार्म से 100 लीटर दूध निकल रहा है, स्थायी लागत नहीं बदलने वाली। और स्थायी लागत में हमारा रहता है जो हमारा पशुओं का जो हाउसिंग है, आवास है, उस पर जो खर्च आएगा, जो पशु हम खरीदेंगे उस पर जो खर्च आएगा, इनकी जो गिसावट है उस पर जो खर्च आएगा, वो हमारी स्थायी लागत रहेगी। दूसरी है अस्थायी लागत, जो हमारे रोजाना के खर्चे रहेंगे। इसमें प्रमुख है हमारी फीड, चारा, हरा चारा, पशुओं की जो चिकित्सा पे, दवाइयों का खर्चा, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, आपने अगर लेबर रखी है उसका खर्चा, ये सब चीज़ें उसमें आएंगी। जी जी जैसे कि आपने कहा कि ये सारी जो खर्चे हैं इसमें स्वाभाविक है होना। जी। तो क्या किसी तरह की जो एड है, कमर्शियल जो डेयरी फार्मिंग है, इसमें सरकार की ओर से प्रदान की जाती है जिससे कि जो खर्च है उसको उसकी जो लागत है वो कम की जा सके, या कुछ सहायता जो है वो किसानों को मिल सके? जी बिल्कुल, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। पूंजी प्रबंधन, अगर आपको कमर्शियल डेयरी फार्मिंग करना है, पूंजी प्रबंधन बहुत ज़रूरी और एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी उसमें भारत सरकार की तरफ से डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम है, हालांकि वो हिमाचल में अभी किसी कारणवश से शुरू नहीं हुई है। हाँ, हिमाचल के पशुपालकों के लिए हमारा पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है। जी इस स्कीम में क्या है कि जो मैं बात कर रहे थे, रोजाना के खर्चे, मेरे अपने पशु को जो फीड खिलानी है या उसको खुरली की मुरम्मत करनी है या दवाइयों का खर्चा है, उन खर्चों के लिए सरकार की तरफ से पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, जिसमें एक पशुपालक को 1,60,000 तक का एक मैक्सिमम अमाउंट जो है उसको 4% के इंटरेस्ट पे उसको मिलता है, अगर वो लोन को 1 साल के अंदर वापस कर देता है। मतलब 7% है, लेकिन अगर एक साल के अंदर वो उसको वापस करता है, 3% उसमें माफ़, 4% के हिसाब से उसको आसानी से जो है ये पूंजी वो ले सकता है। जी, यानी एक किसान को किसान क्रेडिट कार्ड बनाना बेहद ज़रूरी है। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। और मुझे तो ऐसा लगता है जिस किसी व्यक्ति ने पशु रखा हुआ है, क्योंकि आजकल पशुपालन बहुत महंगा हो चुका है। जी बिल्कुल। फीड का आप रेट देखें, बाज़ार में 30 रुपये किलो फीड है, और भी पशु खरीद पे इतना आपका खर्चा आता है। जी। हर एक प्रदेश के पशुपालक के पास ये हमारा जो पशु किसान क्रेडिट कार्ड ये होना चाहिए। जी इसके बाद आपसे जानना चाहेंगे कि अगर ठीक है, अगर सरकार की ओर से सहायता मिल रही है, वित्तीय सहायता भी मिल रही है और एक माइंडसेट भी बन गया है, सबसे पहले बात आती है प्रशिक्षण की। जी। तो एक युवा किसान या फिर जो प्राथमिक स्तर पर अगर शुरू करना चाहता है फार्मिंग, जी। तो किस तरह से जो है प्रशिक्षण वो ले सकता है, कहाँ से ले सकता है? जी देखिए, ज़्यादातर हमारे जो डेयरी फार्म इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो बिना किसी प्रशिक्षण के वो उसको शुरू कर देते हैं। जी। तो प्रशिक्षण के हमारे पास आजकल बहुत सारे अवसर हैं। पहला तो आप क्या कर सकते हो, एक इनफॉर्मल सा मैं कहूँगा प्रशिक्षण आप कैसे ले सकते हो, अपने पशु चिकित्सा अधिकारी से आप ज़रूर मिलें, वो आपको प्रजनन के बारे में, आहार के बारे में आपको गाइडेंस दे देगा। उसके बाद हमारे पास प्रत्येक ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पर हमारे पास जो पशु विज्ञान के, एनिमल साइंस के हमारे विशेषज्ञ रहते हैं, उनसे आप कॉन्टैक्ट करें। हमारे पास आप जो है हमारे कृषि विश्वविद्यालय में, हमारे महाविद्यालय में हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन भी जो हैं बहुत सारे हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। NDRI करनाल जो है वो ऑनलाइन प्रशिक्षण देता है, पिछले महीने उनका प्रशिक्षण खत्म हुआ। बहुत सारी प्राइवेट संस्थाएं जो हैं वो ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग के कोर्स विभिन्न भाषाओं में, हिंदी, अलग अलग भाषाओं में दे रही है। तो जिसको ट्रेनिंग लेनी है उसके लिए आज की डेट में बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो खुल चुके हैं। जी क्या जो किसान हैं जो दुग्ध उत्पादन कर रहे हैं, कोई आइडियल मॉडल हिमाचल प्रदेश में जाके वो विजिट कर सकते हैं कि इस तरह से जो दुग्ध उत्पादन है उसके और बढ़ा जा सकता है कमर्शियल तौर पर? देखिए, कमर्शियल तौर पे मैं कहूँगा हमारे पास में ही बिलासपुर एक ज़िला है जहाँ पे हमारा व्यास कामधेनु जो हमारा किसान संगठन है बहुत अच्छा कार्य वो कर रहा है। आप उनके पास जा सकते हैं। प्रत्येक ज़िला में हमारे पास जो है, स्पेशली अभी प्रत्येक ज़िला में नहीं, कुछ ज़िलों में मैं कहूँगा हमारे पास FPOs बने हुए हैं, जैसे सिरमौर में हमारे पास बने हैं, शिमला में बने हैं। तो FPO में जाके जो है उनसे आप संपर्क करके जो है आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। सबसे आसान तरीका क्या है कि आप अपने नज़दीक के पशु चिकित्सा अधिकारी से मिलें, उनके पास पूरी जानकारी होगी, आप उनसे पूछें कि हमें एक प्रगतिशील पशुपालक का आप कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। वहाँ से कॉन्टैक्ट लेके आप ज़रूर, आप पहले एक बार विजिट ज़रूर करें, आपको एक आइडिया ज़रूर लगेगा। जी, जिससे कि एक जो प्रॉपर नॉलेज है और प्रारंभिक तौर पर किस तरह से जो सावधानियां हैं वो रखनी चाहिए, सब कुछ जो किसान जो है वो ले सकते हैं। जी। तो यहाँ पे बात आती है एक आइडियल जो फार्म है वो किस तरह का होना चाहिए, अगर एक आम भाषा में हम जाने तो? जी,
देखिए, आइडल फार्म से पहले मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाहूँगा कि शुरू में अगर आपको फार्म शुरू करना है, कमर्शियल डेयरी फार्मिंग करनी है, बहुत बड़े स्तर पे आप शुरू ना करें। जी 3 पशु से आप शुरू करें। इसी में आपको आवाज़ से भी जोड़ूंगा। शुरू में भी आप आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा खर्चा ना करें। आवाज़ को हम जो है वो 2 तरह से ले सकते हैं। एक हमारा रहता है कन्वेंशनल बांध, मतलब कि आप जैसे हमारे पारंपरिक तौर पर हम 24 घंटा जो है पशुओं को जो है बांध के रखते हैं। जी दूसरा तरीका है हमारा लूज हाउसिंग सिस्टम, जिसमें हम पशुओं को कुछ समय तक हम बांधेंगे जब हमने उनका दूध निकालना है या उसका निरीक्षण करना है। जी अदरवाइज हम उनको बाहर जो है वो उनको ओपन में हम रख सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा कि पशुओं को जो है वो एक तो आपकी आवाज़ की लागत कम हो जाएगी, पशुओं का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तो इस तरह से हम शुरुआती तौर पर जो है आवाज़ प्रबंधन और हमारा इस तरह से हम जा सकते हैं। जी अब जानना चाहेंगे जो आहार है, अक्सर देखा जाता है जो आहार की लागत है वो बहुत ज़्यादा रहती है, तो क्या इस पे भी जो है कुछ आप जानकारी दे सकते हैं, इससे कम किया जा सके और किस तरह का न्यूट्रिटिव जो फूड है वो पशुओं को देना चाहिए? जी देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। हमारा 70% जो हमारी अस्थायी लागत जो है वो हमारे पशु आहार पे जा रही है। जी और अगर हम बाज़ार की नब्ज़ देखें तो फीड हमारी 30 रुपये किलो हो चुकी है। हमारा सूखा जो भूसा हम कह रहे हैं वो 8-10 रुपये, कई बार 16-17 रुपये किलो जा रहा है। हरा चारा भी बहुत महंगा जा रहा है। उससे हमारा जो है लागत बढ़ रही है। इस लागत को हम कैसे कर सकते हैं? 3-4 चीज़ें हम कर सकते हैं। पहली चीज़ हम क्या कर सकते हैं, हम जो है फीड की मात्रा को कम करें, क्योंकि फीड महंगी है। उसके लिए हम क्या करें, हम हरे चारे पे जाएं। कोशिश करें, आप अपनी जगह ऐसी चुन लें, आपके पास जगह है, नहीं तो आप खरीद सकते हैं। तो हरा चारा जो है 10 किलो हरा चारा देंगे, 1 किलो फीड हम कम कर सकते हैं। जी एक चीज़ हम ये कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि फीड को हम जो है वो घर पर भी बना सकते हैं। इसके लिए आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। उसमें 3-4 चीज़ें लगती हैं। हम अनाज डालते हैं, खने डालते हैं, चोकर डालते हैं एक डेफिनेट अनुपात में, तो घर पे फीड बना सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि हम कलेक्टिव बाइंग, हम जो है सामूहिक जो है हम खरीद सकते हैं, फीड को बेच सकते हैं। तो उस तरह से उसमें हम किसान उत्पादक संगठन पे भी मैं आऊँगा, तो उस तरह से हम अपनी लागत को जो है वो आहार में कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि हिमाचल की जो जोग्राफिकल कंडीशंस को देखें और यहाँ के वातावरण को देखें, तो किस तरह की जो नस्ल जो है पशुओं की वो रखनी चाहिए कमर्शियल फार्मिंग के रिगार्डिंग? जी तो देखिए, नस्ल की मैं बात करूंगा। जैसे हम खेती में बोलते हैं कि बीज जो है वो बहुत ज़रूरी है। जी बीज अच्छा, हमारी फसल अच्छी। उसी तरह से पशुओं की नस्ल अच्छी तो दूध उत्पादन अच्छा। अब हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में अगर हमें संकर नस्ल पे जाना है तो संकर के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहली है हमारे पास जर्सी, दूसरी है हमारे पास होल्स्टीन फ्रीजियन। तो जर्सी हमारे जो थोड़े से ज़्यादा पहाड़ी इलाके हैं वहाँ के लिए जर्सी मैं कहूँगा बहुत सर्वोत्तम नस्ल। आप हिमाचल के दूर से दूर गाँव में जाएँ, लोगों ने संकर जर्सी रखी हुई है। तो जर्सी और थोड़े से प्लेन एरिया है वहाँ पे होल्स्टन पे हम जा सकते हैं, क्योंकि वो बड़ा पशु है, आहार ज़्यादा खाएगा लेकिन दूध भी ज़्यादा देगा। हाँ, अगर किसी को स्वदेशी गाय रखनी है तो साहिवाल और रेड सिंधी पे भी वो जा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे अपने प्रदेश की गाय भी है, हिमाचली पहाड़ी गाय, उस पर भी हम जा सकते हैं, पर वो दूध उत्पादन आपको कम देगी। जी अच्छा, अगर बात की जाए यहाँ पर अक्सर हम सुनते हैं कि एक बछिया या फिर जो गाय का बछड़ा है, अगर उसे हम अपने डेयरी में या फिर अपने प्रोडक्शन के लिए उसे लाए अपने फार्म में, तो कहीं ना कहीं वो लाभदायक रहता है। तो उसके पीछे क्या मंशा रहती है, क्या इसके फ़ायदे हैं? हाँ जी, देखिए बछिया प्रबंधन जो है बहुत ही मैं कहूँगा कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में एक इम्पॉर्टेंट है। जी क्यों? क्योंकि जब आपको वो बछिया पहली बार जब वो बच्चा देगी तब आपको दूध आना शुरू होगा, तब आपको मुनाफा आएगा। जी। तो जितना जल्दी, जितना समय पर वो बच्चा हमें देगी, और वो संकर नस्ल में हमारा रहता है 2.5 साल, यानी कि 30 महीने। 30 महीने में वो पशु हमें बच्चा दे, उसके लिए बछिया प्रबंधन ज़रूरी है। और बछिया प्रबंधन हमारा डे 1 से, जब वो बच्चियाँ पैदा हुई तब से ही शुरू हो जाएगा। उसको पहला गाढ़ा दूध हमें उसको पिलाना है, उसका समय पर टीकाकरण हमें करवाना है, समय पर हमें उसके पेट के कीड़ों की दवाई खिलानी है, 1 साल के बाद उसको फीड देनी है ताकि वो समय पर जो है वो गर्माए
उसको समय पर टीका लगे और समय पे हमें बच्चा आए और तभी हमें मुनाफा आएगा। तो बछिया प्रबंधन निसंदेह बहुत ज़रूरी है। जी, इसके साथ साथ यहाँ जोड़ना चाहूँगी कि पशु चिकित्सा कितनी ज़रूरी है एक कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में। जैसे हम देखते हैं इंसान जब चाहें डॉक्टर के पास जा सकते हैं, तो इसी तरह से क्या डेयरी फार्मिंग में कोई पर्टिकुलर डॉक्टर अपॉइंट करना पड़ता है या फिर कोई जो जानकारी है उससे प्राप्त करने किस तरह से ले सकते हैं किसान? जी देखिए, अगर हमें कमर्शियल डेयरी फार्मिंग पे जाना है तो पशु चिकित्साएं सेवाएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि हम आप कह लीजिए जीवन से हम के साथ खेल रहे हैं, कह लीजिए मतलब जीवन हमारे पास आ रहा है, जिंदा पशु हमारे पास आ रहे हैं और वो बीमार पड़ेंगे, उनको कृत्रिम गर्भाधान हमें करवाना पड़ेगा। तो कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में जाने से पहले आप अपने एरिया के जो अच्छे पशु चिकित्सक हैं या कंपाउंडर्स हैं उनसे आप टच में ज़रूर रहें, क्योंकि पशुओं को आपको कृत्रिम गर्भाधान करवाना है, उनको टीकाकरण करवाना है और उनको बीमार होने पे उनका इलाज भी करवाना है। तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ भी। तो बात करते हैं कि पशुओं में किस तरह के रोग जो हैं, जैसे हम अक्सर सुनते हैं थनैला या फिर लंपी रोग काफ़ी प्रचलन में रहा, तो ये क्या है और किस तरह से आरंभिक तौर पर एक किसान किस तरह से एक स्टेप ले सकता है जिनसे कि पशुओं का स्वास्थ्य जो है वो सही रहे। और हम देख रहे हैं कि जो आजकल जो वातावरण है वो भी चेंज हो रहा है, गर्मी सर्दी इस तरह से, तो इस पे आप बताएं। जी देखिए, रोगों की हम बात करें तो मुख्यतः जो हमारे रोग हैं, चाहे हमारा वो खुरमी रोग है, चाहे वो लंपी त्वचा रोग है, चाहे गलगोटू रोग है, इसका इन रोगों से, ये संक्रामक रोग है, बचाव का बेहतरीन तरीका है टीकाकरण। एक बार ये बीमारियां हो गई फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। तो टीकाकरण, और सरकार की तरफ से टीकाकरण फ्री में लगता है, हर डिस्पेंसरी में ये जो दवाइयाँ हैं, वैक्सीन जिनको हम कह लीजिए, वो लगती हैं। आपने अपने पशुओं को नियमित तौर पर, वार्षिक तौर पर, या कुछ टीके ऐसे होते हैं जो कि 6 महीने के अंतराल पे लगते हैं, वो लगवाने हैं, चाहे हमारे यहाँ खुरमुई है, चाहे लंपी त्वचा रोग है, चाहे हमारा गलगोटू है, उसके लिए टीकाकरण। दूसरी जो आपने बीमारी बोली, जो कि मैं बताऊं बहुत ज़रूरी बीमारी है, क्योंकि थनैला एक ऐसा दीमक है जो हमारे डेयरी फार्मिंग के मुनाफे को निगल लेता है। और तो थनैला का प्रबंधन जो है उसमें भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। स्पेशली हमारे जो प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में है वो है पशुशाला की सफाई। जी बिल्कुल। पशुशाला हमारी जो है वो हमारे प्रदेश के पशुपालक कई बार ध्यान नहीं दे पाते हैं। वो आप समझ लीजिए एक बंद कोठरी रहती है, बिल्कुल, और बंद कोठरी में वहीं पे पशु का पेशाब गोबर वहीं पड़ा रहता है। जी। तो उसमें हवादार रहना चाहिए हमारा पशु आवास। उसका आप कह लीजिए फर्श ऐसा हो कि वो आसानी से उसकी सफाई हो सके। जी। पशु आवास हमारा सही रहेगा तो थनैला पे हम रोक सकते हैं। उसके अलावा साफ़ सफाई के बहुत सारे पहलू हैं जो कि उसके लिए हो सकता है हमारा पूरा ही कार्यक्रम ही लग जाए। बहुत सारे प्रबंधन है, पर मोटा मोटा ही कहूँगा साफ़ सफाई हमारी बढ़िया रहेगी तो हमें थनैला जो है वो या किसी भी प्रकार के रोगों से अपने पशुओं को बचा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो रोगों से या चिकित्सा से सीधा संबंध रहता है उत्पादन। जी बिल्कुल बिल्कुल। बीमार पशु हमें दूध नहीं देगा या कम देगा। जी। अब बात की जाए मार्केटिंग की, तो डेयरी मार्केटिंग कितना ज़रूरी है और किस तरह से की जानी चाहिए? जी देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कमर्शियल डेयरी फार्मिंग की तो मार्केटिंग सबसे पहला पॉइंट है। मुझे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है मार्केटिंग, क्योंकि दूध आपने 100 लीटर 200 लीटर तैयार कर दिया, अब आपको वो बेचना है, और अगर आपको अच्छा दाम नहीं मिला तो आपका डेयरी व्यवसाय जो है नुकसान में चला जाएगा। तो मार्केटिंग में मैं बहुत सारी चीज़ें चर्चा कर सकते हैं, पर मैं 2-3 पॉइंट ही बताऊंगा। पहला जो है, जो हम कहते हैं STP मॉडल जिसे हम कहते हैं, वो हमें इसमें फॉलो करना है। उसमें हमें क्या करना है? सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। फिर से बोलूँगा, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। सेगमेंटेशन में क्या है कि हमें एग्जाम्पल उसमें देना चाहूँगा, अगर ट्यूशन का सेंटर, किसी को कोचिंग सेंटर ओपन करना है तो वो 1st से 6th भी हो सकता है, 6 से 10th क्लास के लिए भी हो सकता है, 10th से 12th भी हो सकता है, ग्रेजुएशन के लिए भी हो सकता है, या सिविल सर्विस के लिए हो सकता है। तो हर कोचिंग सेंटर का फिर वो सेगमेंट अलग हो गया। उसी तरह से आपको दूध बेचना है, मार्केटिंग आपको अपना सेगमेंट देखना है कि आप हाई इनकम को आप टारगेट करोगे, लो इनकम को टारगेट करोगे, आप वर्किंग प्रोफेशनल को टारगेट करोगे, आप हाउस वाइफ्स को आप जो है वो करोगे। तो आपको पहले सेगमेंटेशन कर लेना है, फिर अकॉर्डिंगली आपको टारगेटिंग करनी है एडवर्टीजमेंट के थ्रू। और थर्ड पॉइंट है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग का मतलब है कि जब ग्राहक को दूध के ब्रांड के बारे में सोचना है तो आज की डेट में उसके माइंड में आता है अमूल, मक्खन मतलब अमूल। बिल्कुल। उसी तरह से जब आप कमर्शियल सोच रहे हो तो आप जहां दूध बेचने वाले हो उसके माइंड में
आपका ब्रांड पहले आना चाहिए, जी। तो वो पोजीशनिंग रहेगी। जी, यहाँ पे आपको जोड़ना चाहूँगी कि अक्सर हम सुनते हैं जो किसान उत्पादक संगठन है जी। वो कितना रोल अदा करते हैं जो मार्केटिंग के रिगार्डिंग डेयरी मार्केटिंग में। जी, देखिए किसान उत्पादक संगठन जो है वो भारत सरकार या प्रदेश सरकार का एक क्रांतिकारी कदम है जी। और सरकार का बहुत ज़्यादा तवज्जो है इस पे, किसान उत्पादन संगठन पे, और डेयरी व्यवसाय में एक ऐसे महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। आज की डेट में जैसे हम पहले बात कर रहे थे, फीड पशुओं को जो है वो बहुत महंगी हो चुकी है। जी। अकेले पशुपालक को आप एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए शिमला के दूर के गांव से किसी पशुपालक को फीड खरीदनी है, जी। उसको अकेले को फीड बहुत महंगी पड़ने वाली है। उसको दूध शिमला में आके बेचना है, अकेले बेचना बहुत मुश्किल है। जी। लेकिन 100 किसान जब हमारे जुड़ जाते जी। हैं, और हमारे पास बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं प्रदेश में ही, चाहे वो व्यास कामधेनु का हो, चाहे हमारे लाहौल के जो आलू के जो फार्मर्स हैं उनका अपना संगठन है, बिल्कुल। तो संगठन बनेगा, हमारी मार्केटिंग जो है वो बढ़ती जाएगी। उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जी। एक और प्रश्न रहता है कि जो किसान है आज के आधुनिक जो यानी कि युवा किसान जो हैं, जी। कहीं ना कहीं वो जो उनकी मानसिकता है वो भी उनका उच्च स्तर पर होना भी बेहद ज़रूरी है। तो जी। खासकर जब हम कमर्शियल डेयरी फार्मिंग की बात करते हैं, जी, बिल्कुल। चलते चलते ये जानना चाहेंगे तो कितना अहम रहता है। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें दो बातें कहूँगा। पहली चीज़ ये कि आपको डेयरी फार्मिंग अगर करनी है जी। तो उसमें पशुओं से आपको प्रेम होना, अटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जी। अदरवाइज़ आपने डेयरी फार्म खोल दिया, 6 महीने के बाद आप गाय के बीच में रहना आपको मुश्किल लगेगा। तो आपको पशुओं से प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, हमारा जो दूध और दूध के उत्पाद, उनसे आपको अटैचमेंट, हॉबी होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। साथ ही साथ आपका डेली ऑब्जर्वेशन का काम है, आपको डेली वहाँ पे जाके देखना है, खुद काम करना है। ये इस तरह की मानसिकता आपके पास है, आपके अंदर एक जज्बा है कुछ करना है, तो अगर ये चीज़ें हैं तो निसंदेह हम डेयरी फार्मिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं। जी। तो आप दर्शकों को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे डेयरी फार्मिंग से रिगार्डिंग? देखिए मैं ये कहना चाहूँगा, डेयरी फार्मिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आपको, जैसे आप दूध बेचना शुरू करते हो, आपकी जेब में जो है पैसे आने शुरू हो जाते हैं। और अगर आप दिन का, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप 15 लीटर दूध बेच रहे हो 50 रुपये के हिसाब से, आपको दिन का 750 रुपये आ रहा है। उसका 50% अगर आप कॉस्ट निकाल लीजिए तो आप देख लीजिए आपके पास सिर्फ 15 लीटर दूध से इतना पैसा आपके पास आ सकता है। तो पैसा खींचने वाला व्यवसाय है ये, पर ज़रूरत है कि हमारा जो है, मैंने कहा इसमें आपको पैशन होना पड़ेगा आपको, और कहीं ना कहीं हमें मार्केटिंग के बारे में पहले सोचना पड़ेगा। जी। अब एक कंक्लूजन के तौर पर अब आपसे जानना चाहेंगे कि कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में किन किन जो अहम पहलू हैं उनका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। जी, देखिए कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में हमने बात की मार्केटिंग, साथ ही साथ हमारे पास डेयरी बिजनेस प्लान हमारे पास होना चाहिए। जी। हमें डेयरी बिजनेस प्लान जब बनाना है, उसमें हमें ये देखना है कि उसमें हमारी लागत, रेवेन्यू कितना आ रहा है, हमारे पास कॉस्ट कितना हो रहा है, फार्म का हमारा स्थान कहाँ रहने वाला है, कितना दूर वो रहने वाला है, कितने पशु हम खरीदने वाले हैं, मशीनरी के बारे में। तो इस तरह की चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और दर्शकों को आपने कमर्शियल डेयरी फार्मिंग से जानकारी देकर, इससे संबंधित जानकारी देकर अवगत करवाया, उसके लिए आपका धन्यवाद। जी धन्यवाद। आज कृषि दर्शन कार्यक्रम में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।